हैं आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट @ पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चन चलाते चलाते मेरी आदत हो गई है जो मैं कह देता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इसलिए माफ़ी चाहता हूं। पर दोस्तों बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है। उम्मीद करता हूं कि अभी तक का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आज देखेंगे अनुच्छेद 18 से आगे, मतलब अनुच्छेद 18 से देखेंगे, आगे का डिस्कशन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 18 की बात करें तो यह राज्य को किसी भी, चाहे वह नागरिक या विदेशी हो, किसी भी उपाधि, एक सैन्य या शैक्षणिक सम्मान को छोड़कर प्रदान करने को निषेध करता है। यानी कि किसी भी प्रकार की उपाधि कोई भी व्यक्ति धारण नहीं कर सकता है। वो सिर्फ कौन सा धारण कर सकता है? किसी सैन्य या शैक्षणिक सम्मान को ही वो धारण कर सकता है। आगे चलते हैं, आगे क्या पॉइंट है? यह भारत के नागरिक को किसी भी विदेशी राज्य से किसी भी उपाधि को स्वीकार करने का निषेध करता है। यानी कि जो भारत के नागरिक होंगे उसको किसी भी विदेशी राज्य से या किसी भी तरह की उपाधि को स्वीकार करने के लिए क्या है, मनाहियत की गई है। आगे चलते हैं, 1966 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पुरस्कारों जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया। यानी कि 1966 में सर्वोच्च न्यायालय ने जो राष्ट्रीय पुरस्कार है दोस्तों, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, इसको संवैधानिक वैधता दिया है। आगे चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये पुरस्कार उपाधि तथा अनुच्छेद 18 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते हैं। आगे चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि पुरस्कार पाने वालों के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें पुरस्कार वापस देना होगा। बात समझ में आ रही है? सर्वोच्च न्यायालय ने जो इसको जो भारत रत्न है या जो भी राष्ट्रीय पुरस्कार हैं उसको वैध ठहराते हुए उन्होंने एक बात और कही कि पुरस्कार पाने वालों के नाम के प्रत्यय उपसर्ग के रूप में इस्तेमाल इसका नहीं किया जाएगा। अगर इस्तेमाल किया होता है तो उसे पुरस्कार वापस देना होगा। आगे चलते हैं, राज्य के तहत लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी भी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी रूप में कोई भेंट, उपाधि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रही? यानी कि राज्य के तहत कोई लाभ या विश्वास का जो पात्र है, पद है, माफ कीजिएगा, पद जो धारण करने वाला कोई व्यक्ति है, उसे किसी भी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी रूप में कोई भेंट लेना, उपाधि, ये सब या उपलब्धि किसी तरह की, ये सब वो बिना राष्ट्रपति की सहमति के स्वीकार नहीं कर सकता। आगे चलते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के से संबंधित 6 अधिकारों को संरक्षण करता है। पहला, मूल रूप से अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, जो अब अनुच्छेद 301 के अंतर्गत आता है। ये बात हम लोग ने पहले भी डिस्कशन कर रखी है। आगे चलते हैं, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इसमें है। शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का अधिकार है दिया गया है। संगम या सहकारी संस्था बनाने का अधिकार दिया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबद्ध संरक्षण का अधिकार दिया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार दिया गया है। कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है। ठीक है, किसी भी प्रकार की वृत्ति या उपजीविका चलाने, व्यापार चलाने, कारोबार करने का अधिकार दिया गया है। आगे चलते हैं, आगे है, इन 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में कर सकते हैं, न कि किसी निजी मामले में। केवल नागरिकों को विदेशी और कानूनी लोगों जैसे कंपनी या परिषदों के लिए मान्य होगा। आगे है, राज्य इन 6 अधिकारों पर अनुच्छेद 19 में वर्णित आधारों पर ही उचित प्रतिबंध लगा सकता है। बात समझ में आ रही? अब देखते हैं एक एक करके पॉइंट। पहला क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को शामिल किया है, यानी बोलने और उसको अभिव्यक्त करने की, यानी समझाने की स्वतंत्रता में दी गई है। उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट है वो देख लेते हैं। अपने विचारों के साथ साथ दूसरों के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार दिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। व्यावसायिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता दी गई है। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार दिया गया है।
प्रसारित करने का अधिकार, यानी सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई एकाधिकार नहीं होगा। आगे है किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार। सातवां है सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। आठवां है शांति का अधिकार और नवां है अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ अधिकार। आगे चलते हैं। 10वां प्यारा दोस्तों क्या दिया हुआ है, प्रदर्शन और विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं दिया गया है। आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। उचित प्रतिबंध, भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक आदेश, शिष्टता, नैतिकता, न्यायालय की अवहेलना, मानहानि, अपराध में संलिप्तता। बात समझ में आ रही प्यारे दोस्तों? दोस्तों बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है, फटाफट से इसको शेयर कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 19(2) क्या कह रहा है। प्यारे दोस्तों इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो पहला है कि सभी नागरिकों को बिना हथियारों के शांतिपूर्ण संगठित होने का अधिकार दिया गया है। दूसरा है सार्वजनिक सभा, प्रदर्शन और जुलूस निकालने का अधिकार दिया गया है। फिर है केवल सार्वजनिक भूमि पर शांतिपूर्ण बिना हथियारों के हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन एवं सार्वजनिक शांति भंग करने का अधिकार नहीं दिया गया। आगे है हड़ताल करने का भी अधिकार इनको नहीं दिया गया है। अब उचित प्रतिबंध के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो पहला है भारत की संप्रभुता और अखंडता सार्वजनिक आदेश के साथ है। धारा 144 की बात करें तो आप आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, मजिस्ट्रेट एक सभा, बैठक, जुलूस को रोक सकता है। मानव जीवन के लिए खतरा, स्वास्थ्य या सुरक्षा, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान या दंगा भड़काने के आधार पर ये धारा लगाई जाती है। कौन सी? अनुच्छेद 144। फिर है भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 141(5) या अधिक व्यक्तियों का संगठन गैर कानूनी हो सकता है। यानी आईपीसी की धारा जो 141 है वो क्या ठहराता है कि 5 या अधिक व्यक्तियों का संगठन गैर कानूनी हो सकता है। आगे है किसी भी कानून या कानूनी प्रक्रिया के निष्पादन का विरोध करना, किसी व्यक्ति की संपत्ति पर जबरन कब्जा करना, किसी आपराधिक कार्य की चर्चा हो। ठीक, तो इस पे उचित प्रतिबंध लगाता है। आगे चलते हैं। आगे है किसी व्यक्ति को गैर कानूनी काम करने के लिए मजबूर करना, इस पे भी प्रतिबंध लगाता है। सरकार या उसके कर्मचारियों को उनकी विधायी शक्तियों के प्रयोग के लिए धमकाना, इस पे प्रतिबंध लगाता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। संगम या संघ बनाने का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19(3) में दिया गया है, उसमें कौन कौन सा पॉइंट है? तो भाई दोस्तों अनुच्छेद 19(3) के अंतर्गत सभी नागरिकों को संगम, संघ या सहकारी समितियों के गठन का अधिकार है। गठित करने का अधिकार राजनीतिक दल, कंपनी, साझेदारी फर्म, समितियां, क्लब, संगठन, ट्रेड यूनियन या लोगों की अन्य इकाई हो सकती है। आगे है संगम या संघ को नियमित रूप से संचालित करने का भी अधिकार दिया गया है। संगम या संघ के गठन या उसमें शामिल होने के नकारात्मक अधिकार भी शामिल किए गए हैं। अब इससे संबंधित जो उचित प्रतिबंध है आइए उसको देख लेते हैं। उचित प्रतिबंध में दिया गया है भारत का संप्रभुता, अखंडता, सार्वजनिक आदेश और नैतिकता को शामिल किया गया है। फिर संगम की स्वीकारोक्ति या मान्यता प्राप्त करना मूल अधिकार नहीं है। आगे है ट्रेड यूनियन के लिए उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है। कौन कौन सी? पहला, मोल भाव या सौदेबाजी का कोई अधिकार नहीं है। हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं होगा। हड़ताल के अधिकार को उपर्युक्त औद्योगिक कानून के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। फिर है तालाबंदी करने का भी कोई अधिकार नहीं है। आगे है आबाद संचरण का अधिकार होगा। बात समझ में आ रही? अब देखते हैं अनुच्छेद 19(4) के अंतर्गत कौन सी बातें कही गई हैं। तो प्यारे दोस्तों 19(4) के अंतर्गत जो बातें कही गई हैं, प्रत्येक नागरिक को संचरण का अधिकार होगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राज्य के भीतर क्या करता है? संचलन कर सकता है, यानी ट्रेवल कर सकता है, ट्रांसमिशन कर सकता है। अगला है भारत की एकता राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देती है। उचित प्रतिबंध की बात करें तो आम जनता का हित होगा, इसमें किसी अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण होगा। उच्चतम न्यायालय की बात करें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पर वैश्या के संचरण के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। आंतरिक स्वतंत्रता की बात करें तो देश में निर्बाध संचरण का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। बाहरी स्वतंत्रता, देश के बाहर घूमने का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है और निवास करने का अधिकार दिया गया है। अब निवास करने का अधिकार कौन सा है? तो अनुच्छेद
19(5) में आता है। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 19(5) में क्या कह रहा है? देश के कई हिस्सों में जनजातियों को अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए अपने नियम और कानून बनाने का अधिकार है। निवास के अधिकार और घूमने का अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्यापार या कारोबार करने का भी अधिकार देता है अनुच्छेद 19(5) के अंतर्गत। 19(6) में देखते हैं कौन सी बातें कही गई हैं। तो सभी नागरिकों को किसी भी पेशे को अपनाने, व्यवसाय करने, व्यापार शुरू करने का अधिकार होगा। अगला है, यह अधिकार बहुत ही विस्तृत है। यह जीवन निर्वाहन के लिए आय से संबंधित है। आगे है, राज्य सशक्त है कि वह किसी पेशे या व्यवसाय के लिए आवश्यक व्यावसायिक तकनीकी योग्यताओं को जरूरी ठहरा सकता है। आगे चलते हैं। आगे है, किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं भारी रख सकता है। आगे है, राज्य को अपने एक अधिकार को सही ठहराने की आवश्यकता नहीं है। आगे क्या है, इस अधिकार में ऐसा पेशा या व्यवसाय या व्यापार शामिल नहीं है जो अनैतिक या खतरनाक है। राज्य इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा सकता है। यह संचालन के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता भी कर सकता है, बिजनेस चलाने के लिए। दोस्तों, अब अनुच्छेद 20 की बात करें तो अनुच्छेद 20 का जो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है, किसी आरोपी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो या कानूनी व्यक्ति हो, कंपनी या परिषद के विरुद्ध मनमाने और अत्यधिक सजा से संरक्षण प्रदान करता है। आगे, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं है। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवर्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया या उससे अधिक शक्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए जाने के समय प्रवर्त विधि के अधीन अध्यारोपित किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? कोई भी पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं होगा उसके लिए। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने उस कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी विधि का अतिक्रमण नहीं किया। आगे चलते हैं। दोहरी क्षति नहीं होगी। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं। नोट की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको नोट में रखा गया है। केवल न्यायालय या न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही पर, अर्थात निकायों के लिए जो प्रकृति में न्यायिक है। स्व अभिशासन नहीं की बात करें तो कैसे, इसका क्या मतलब है? किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मौखिक, दस्तावेजी साक्ष्य दोनों के लिए। इसका विस्तार दीवानी सुनवाई पर नहीं हो सकता या जो सुनवाई आपराधिक प्रकृति की ना हो। बात समझ में आ रही? अब अनुच्छेद 21 की बात करेंगे। अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये उस पर डिपेंड करता है। गोपालन मामले की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण मनमानी कार्यवाही के खिलाफ सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधान मंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करें तो केवल व्यक्ति या व्यक्ति के शरीर से संबंधित स्वतंत्रता हो सकती है। आगे चलते हैं। यहाँ पे प्यारे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेनका गांधी केस 1978 अनुच्छेद 21 व्यापक व्याख्या। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, इसमें से पूछा जाता है। आइए देखते हैं। तो व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को विधि द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता है, बशर्ते उस विधि द्वारा निर्धारित प्रतिक्रिया उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो। दूसरा है जीवन का अधिकार। मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करें तो व्यापक आयाम और इसमें कई प्रकार के अधिकार शामिल हैं जो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गठन करते हैं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं प्यारे दोस्तों अनुच्छेद 21(a) का किससे संबंध है। तो अनुच्छेद 21(a) का संबंध की बात करें तो राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसका निर्धारण राज्य करेगा। यह अनुच्छेद 21(a) में कहा गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत सभी के लिए शिक्षा नागरिकों के अधिकार के मामले में दूसरी क्रांति की तरह उठाया गया कदम था। आगे है भाग 4 के अनुच्छेद 45 की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को उपबंध करते हैं। अभी का बदलाव की बात करें तो राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। ये अनुच्छेद 21 में कहा गया है। आगे है अनुच्छेद 51(a) की बात करें प्यारे दोस्तों तो भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह 6 या 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान कराएगा।
आगे 1993 उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत मुफ्त शिक्षा के अधिकार को मान्यता दी है। अनुच्छेद 22 की बात करें तो दोस्तों, तो अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से सुरक्षा प्रदान करता है। आगे निवारक हिरासत, बिना सुनवाई की अदालत में दोषी ठहराया जाएगा। दूसरा है दंड न्यासक हिरासत, अदालत में दोषी ठहराए जाने के बाद दंड देगा। आगे है अनुच्छेद 22 की बात करें तो अनुच्छेद 22 के इस मामले में साधारण कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति के अधिकार का वर्णन किया जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है प्यारे दोस्तों, गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार होगा। विधि व्यवसायी से परामर्श लेने और परीक्षा करने का अधिकार होगा। मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे में यात्रा के समय को मिलाकर पेश किए जाने का अधिकार होगा। मजिस्ट्रेट द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार होगा। आगे है यह सुरक्षा विदेशी व्यक्ति या निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है, यानी कि विदेशी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 22 की बात करें तो अनुच्छेद 22(2) के तहत इस दूसरे खंड विषयक कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति के अधिकार का वर्णन करता है। आगे है यह सुरक्षा दोनों नागरिक के साथ साथ विदेशी व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध होगा। आगे है जब तक सलाहकार बोर्ड विस्तृत या उचित कारण न बनाए तब तक किसी व्यक्ति की हिरासत 3 महीने से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। आगे है अनुच्छेद 22 जो है वो संसद को यह भी निर्धारित करने की अधिकृत करता है परिस्थितियों और मामलों के वर्ग जिसमें एक व्यक्ति को एक निवारक निरोध कानून के तहत 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखा जा सकता है बिना सलाहकार समिति के राय प्राप्त किए। अधिकतम अवधि जिसके लिए किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। यह निवारक निरोध कानून प्रक्रिया के तहत मामलों की कक्षाएं एक जांच में एक सलाहकार बोर्ड द्वारा पालन करना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे बात करें दोस्तों तो संसद को यह निर्धारित करने की शक्ति भी देता है कि किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध उत्पन्न करने वाली किसी विधि के अधीन सलाहकार बोर्ड की राय के बिना 3 माह से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जा सकता है। आगे है निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने समय के लिए निरोध में रखा जा सकता है, इसका भी वर्णन अनुच्छेद 22 में किया गया है। जांच के दौरान सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली रीति भी अपनाई जाएगी। अगले है रक्षा, विदेशी मामले और भारत की सुरक्षा जुड़े मामलों के लिए निवारक कानून के निर्माण के लिए संसद के पास अन्याय अधिकार होंगे। अब अनुच्छेद 23 की बात करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 23 की बात करें तो अनुच्छेद 23 मानव व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध करता है। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। आगे है यह अधिकार किसी व्यक्ति को राज्य और किसी अन्य व्यक्ति दोनों से सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 23 राज्य को यह अधिकार देता है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा जैसे सैन्य सेवा, सामाजिक सेवा आरोपित कर सकता है जिसके लिए वेतन देने के लिए बाध्य नहीं है। आगे है अनुच्छेद 23 में आयु का निर्धारण नहीं किया गया है। आगे चलते हैं। आगे चलने तो मानव दुर्व्यवहार से अभिप्राय क्या है? पुरुषों, महिलाओं, बच्चों की वस्तुओं के समान खरीदी या बिक्री नहीं होगी। वेश्यावृत्ति सहित महिलाओं एवं बच्चों के साथ अनैतिक देह व्यापार नहीं होगा। देवदासी प्रथा, दास प्रथा का उल्लेख किया गया है। अब अनुच्छेद 24 की बात करते हैं। अनुच्छेद 24 की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 24 फैक्ट्री, खानों या अन्य खतरनाक कार्यों जैसे निर्माण कार्य या रेलवे के कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन का निषेध देता है। यानी कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको कल कारखानों में नहीं लगाया जा सकता। आगे चलते हैं। यह नुकसान न पहुंचने वाले और आसान कार्यों में नियोजन को प्रतिबंधित नहीं करता। आगे बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बाल अधिकारों के उल्लंघन या बालकों के साथ होने वाले अपराधों के तीव्र विचारण के लिए बाल न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 24। आगे चलते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 25 की बात करें तो अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता के धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। आगे है प्रचार प्रसार के अधिकार के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपने धर्म के धर्मांतरित करने का अधिकार शामिल नहीं है। आगे है अनुच्छेद 25 क्या प्रदान करता है? धार्मिक विश्वास,
धार्मिक पूजा परंपरा के आचरण का अधिकार। और अपवाद इसमें क्या है, लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, मूल अधिकारों से जुड़े अन्य प्रावधान का उल्लंघन, धर्मांतरण आदि के मामले में 25 लागू नहीं होता है। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 26 देखते हैं। 26 की बात करें तो अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक समुदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे: धार्मिक और मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना और पोषण का अधिकार, चल एवं अचल संपत्ति को अर्जित करने और उसका स्वामित्व रखने का अधिकार, ऐसे संपत्ति को विधि के अनुसार प्रसारित करने का अधिकार, स्वयं के धर्म विषयक कार्यों के प्रबंध का अधिकार होगा। आगे चलते हैं, अब देखते हैं अनुच्छेद 25 और 26 में अंतर। तो अनुच्छेद 25 की बात करें तो अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के आबाद अनुकरण एवं प्रसार का अधिकार देता है। आगे अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है। अनुच्छेद 25 व्यक्तिवादी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। आगे अनुच्छेद 25 के तहत प्राप्त अधिकार लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, मूल अधिकारों से जुड़े अन्य प्रावधान के उल्लंघन और धर्मांतरण के मामले में लागू नहीं होगा। कौन? अनुच्छेद 25। 26 से बात करें तो धार्मिक मामले के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों एवं उसके अनुभागों को अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 सामूहिक रूप से धार्मिक अधिकारों की भी रक्षा करता है। आगे है अनुच्छेद 25 की तरह अनुच्छेद 26 भी लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, मूल अधिकारों से जुड़े अन्य प्रावधान के उल्लंघन या धर्मांतरण के मामले में लागू नहीं होगा। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 27 की बात करें तो अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए संदाय से स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक समुदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय के बाध्य नहीं किया जाएगा। आगे इसके माध्यम से राज्य को किसी धर्म के मुकाबले दूसरे धर्म का पक्ष लेने से रोकने का प्रावधान किया गया है। करों के रूप में एकत्रित धन का प्रयोग सभी धर्मों के रखरखाव और उन्नति के लिए किया जा सकता है। बात समझ में आ रही दोस्तों? जो धर्म की अभिवृद्धि के लिए संदाय से स्वतंत्रता क्या कह रही है कि किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि इतना ही कर आप कर सकते हैं या खर्चा कर सकते हैं। फिर है इसके माध्यम से राज्य को किसी धर्म के मुकाबले दूसरे धर्म का पक्ष लेने से रोकने का प्रावधान किया गया है। करों के रूप में एकत्रित धन का प्रयोग सभी धर्मों के रखरखाव और उन्नति के लिए किया जा सकता है। आगे है केवल कर के एकत्रण पर रोक है, शुल्क पर नहीं है। अब अनुच्छेद 28 की बात करते हैं। अनुच्छेद 28 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता पूर्णतः राज्य निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। स्वतंत्रता पूर्णतः क्या है कि राज्य निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आगे है हालांकि राज्य द्वारा प्रशासित किंतु किसी विन्यास या न्यास द्वारा स्थापित संस्थाओं के लिए यह व्यवस्था लागू नहीं होती। आगे है अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थानों में 4 प्रकार से विभेद करता है। पहला है पूर्णतः राज्य पोषित संस्थान, इसमें धार्मिक निर्देश पूर्णतः निषेध है। आगे राज्य द्वारा प्रशासित किंतु न्यास द्वारा स्थापित धार्मिक शिक्षा की अनुमति होगी। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त करने वाले संस्थान। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 29 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 29 भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिक को किसी भी अनुभाग को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार देता है। आगे है किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले शैक्षणिक संस्थान या राज्य से सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। आगे है अनुच्छेद 29(1) की बात करें तो समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा करने का प्रावधान है। आगे अनुच्छेद 29(2) की बात करें तो नागरिक के व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी के प्रावधान, चाहे वह जिस भी हो समुदाय का हो सकता है, व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी का प्रदान करता है। आगे अनुच्छेद 29 धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। आगे संविधान में अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण टॉपिकों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन बहुत ही पसंद आया होगा, आज का सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। आगे के सेगमेंट में इसके आगे की व्याख्या करेंगे, आगे के टॉपिकों को समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।